तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसका जो बेसिक जो आइडिया था वो लिया गया था रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, अगर बोला जाए तो बोर्स जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे बोर्स। बोर्स का जो जो बेसिक आइडिया था एटम्स के बारे में वो बोरो किया गया था रदरफोर्ड के मॉडल से। ठीक है, तो आपको रदरफोर्ड मॉडल भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, तो जो बोर्स मॉडल बेसिकली बेस्ड क्या था, तो बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, फोटोन, उसका एनर्जी, ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था बोर्स के बारे में ध्यान देना, बोर्स का जो मॉडल है वो अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, यानी सिंगल ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बोर्स का मॉडल अप्लीकेबल होता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। यानी बोर्स मॉडल को आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एग्जांपल क्या है, He हाइड्रोजन, He प्लस, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, या फिर बेरिलियम प्लस 3। ठीक है, बोरॉन प्लस 4। इस सब में ध्यान देना, सारे में क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी आपके सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोला गया सिंगल ट्रॉन सिस्टम्स। तो बोर्स का मॉडल इन सारे एटम या आयन के लिए ही वैलिड होता है जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा सिस्टम में। जहाँ पे सिस्टम में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे आपका बोर्स का मॉडल काम करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो बोर्स का मॉडल है वो आपके इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, तो कूलम्स, दो चार्ज के बीच के इंट्रैक्शन फोर्स को हम कूलम लॉ से उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लें कि दो चार्ज Q1 Q2 है और इसके बीच में डिस्टेंस अगर R है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा उसको हम ले सकते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो K का वैल्यू होगा वो K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹। ठीक है, एक K का वैल्यू होता है जो आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। ये फोर्स का मैंने वैल्यू लिख दिया है, और फोर्स का नेचर कैसा होगा, तो अगर लाइक चार्ज होता है तो लाइक चार्ज में फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, अगर चार्जेस अनलाइक होगा, अगर चार्ज अनलाइक होगा तो जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो आपको फोर्स का नेचर समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपको फोर्स का नेचर आपको समझ में आना चाहिए। तो लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके अलावा ध्यान देना, आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो किसी सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है ना, तो कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान ले कि इसका रेडियस हम R मान लेते हैं अगर, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफॉर्म घूम रहा है इनफॉर्म स्पीड से, तो इसका वेलोसिटी को मान लेते हैं कि V मान लेते हैं। ठीक है, V इसका वेलोसिटी है और M इसका मास है, तो इसका मास को हम M मान लेते हैं और वेलोसिटी को V मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान ना, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड सेंटर की तरफ। ठीक है, और अगर आप अपना फ्रेम चेंज करो, यानी आप स्यूडो फोर्स अगर अप्लाई करते हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम बोलते हैं, यानी यहाँ पे एक
सिंपल सा बात है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके अंदर एक फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा जो कि इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस फोर्स का जो वैल्यू होता है उसको बोला गया है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पे जो वी स्क्वायर बाई आर होता है उसको बोला गया है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना वी स्क्वायर बाई आर, ये वी स्क्वायर बाई आर बेसिकली एक्सेलरेशन है, इसको बोला गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स में आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन को ऑकर करने के लिए आपके पास टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स जो काम कर रहा है उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया m, एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई आर, इसको बोलते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके फ्रेम पे ही अगर बैठ जाओगे तो आप क्या बोलते हो कि जो यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप बाहर के फ्रेम से बैठ कर देख रहे हो तो आप ऐसा बोलोगे कि बॉडी पे एक अंदर फोर्स लग रहा है और वही फोर्स उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, उसका वैल्यू क्या है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, और अगर बॉडी के फ्रेम में बैठ जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि अगर बॉडी के फ्रेम में बैठ गए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि बॉडी स्टैटिक हो गया। तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, तो अगर बॉडी के फ्रेम बैठ जाओगे, बॉडी स्टैटिक हो गया तो इस पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इस पर एक फोर्स अंदर की तरफ रहेगा जिसको हम एफ बोले हैं। तो एक फोर्स अंदर की तरफ ऑपरेट करेगा और एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा। तो बाहर की तरफ जो फोर्स जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, जिसका वैल्यू इस केस में होगा एम बी स्क्वायर बार। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट पे बैठ चुके हैं तो मेरे को दिखे कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इन्हीं से फोर्स बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हम सीडो फोर्स अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। तो हम ऐसा बोलेंगे ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहा है, यानी हम यहाँ जो एम बी स्क्वायर बाई आर जो है इसको बोला गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सारा बेसिकली आपका फ्रेम के अकॉर्डिंग ये फोर्स का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं हुआ है, आपको बस पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी कभी अगर वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा एम बी स्क्वायर बाई आर होगा। अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या होगा, सेम ही रिलेशन आप निकालोगे। ठीक, तो डिस्कशन सिंपल सा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो बेसिकली इसको आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, बताओ ना, तो वही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है। तो आपका कूलम्स का जो लॉ है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू लिखा हुआ है एम बी स्क्वायर बार। ठीक है, एक टर्म दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। ध्यान देना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ध्यान देना, आपका अपना एक मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है बेसिकली एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, इसको बोलते हैं मोमेंटम। इसको बोला गया है मोमेंटम। तो एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम, किसको बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं, ध्यान देना। एंगुलर मोमेंटम, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एल, इसको बोला गया है एल वेक्टर। ठीक है, इसको एल वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है आर क्रॉस पी, यानी पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर
का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हम लोग पढ़ोगे वेक्टर फिजिक्स में, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, जिस पोजीशन से यानी जिस पॉइंट से आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो वहां से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो जो पोजीशन वेक्टर है, यानी आर वेक्टर है इनटू क्रॉस उसका मोमेंटम वेक्टर, ये दे देगा उस पोजीशन के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम, यानी जिस पोजीशन से आप मेजर करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हम मान लेते हैं, और आप बोल रहे हो कि हमको इस पोजीशन से चाहिए, इस पोजीशन यानी ये आपको पोजीशन है जहाँ से आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ से आप आर पता कर लोगे, यहाँ से आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, ये आपका आर वेक्टर हो गया, और ये हो जाएगा पी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका पी वेक्टर। तो बेसिकली ये जो आर क्रॉस पी होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बेसिकली क्या होगा, आर क्रॉस पी। चेक, ये ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लेते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा, इसका वेलोसिटी ऊपर v की तरफ है, तो v होगा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, m इंटू वी। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होता है। अब हम बोल रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चा। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप बता सकते हैं अभी तक क्या पढ़ा है? तो बच्चा आप लोग ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है? हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है। तो ध्यान बच्चों लोग, तो हम लोग को एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना आ चुका है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो मैं बोल रहा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका अपवर्ड वेलोसिटी अगर v मान लेते हैं, तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी होगा, और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर हम बोलेंगे इसका इसका हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है फ्रॉम सेंटर से, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल से इसका हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये आर होगा। आर क्या बेसिकली है, तो आर इसका रेडियस होता है, इस सर्किल का रेडियस होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ देखोगे मोमेंटम ऊपर की तरफ है, और उसके परपेंडिकुलर में क्या है, रेडियस वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो जब आर क्रॉस पी जब करोगे ना, इसका जब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे इस केस में, तो इसका आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या होगा, वो हो जाएगा आर पी साइन थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है, इस केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। तो आप क्या करोगे, थीटा को 90 पुट कर दो, तो आपका जो एल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आर पी साइन 90। और साइन 90 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी क्या होगा आर पी, और पी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, तो मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो बेसिकली आर एम बी, इसको आप लिख सकते हो एम बी आर। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसमें उसका वैल्यू हो जाएगा एम बी आर। कब, जब वो करेगा सर्कुलर मोशन, तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन आपके ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर। जब आप कहाँ से मेजर करोगे, तो जब आप मेजरमेंट आपका किया जाएगा सेंटर ऑफ सर्किल से, तो सेंटर ऑफ सर्किल के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम बी आर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो चलो हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग कोलम्बिक फोर्स दो चार्ज के बीच का पता हो चुका कितना है, ये होता है के Q1 Q2 का R² होता है, चेक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करे सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv² होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है, mvr होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी निकाल के देख चुके हैं, बात समझ में आ गया। इसको ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है, और इसको निकाल के मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स होता है बोस मॉडल का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोस मॉडल मैं बता चुका हूँ, इसका बेसिक जो भी
बेसिक इसका जो बेसिक पॉइंट्स है वो कहाँ से ये लिया हुआ था, तो बोर्स मॉडल का जो भी बेसिक पॉइंट्स है वो बोरो किया हुआ है आपके रदरफोर्ड मॉडल से, ठीक है। अब वो इन दोनों मॉडल में काफ़ी सिमिलरिटी दिखने वाला है। तो ध्यान देना, आपका जो पहला पॉइंट है बोर्स मॉडल का, उसमें क्या बोल रहा है कि एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, ठीक है। एटम के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा जहाँ पे सारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल होगा, यानी आपके एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये पहला पॉइंट हुआ। चलो सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी आपका जो प्लैनेटरी मोशन होता है ना, इन जो प्लैनेट का मोशन होता है, तो सन के अराउंड जिस तरह से हमारा अर्थ या फिर बाकी जो प्लैनेट है वो मूव कर रहे हैं, सेम तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके न्यूक्लियस के अबाउट क्या होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। एंड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर मोशन को करता है, ठीक। अब बोला गया है कि आपको पता है कि यार न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इनमें क्या होगा, इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, इनमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। इसको दो तरीके से आप बोल सकते हो, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, उसको हम एफ बोल दे रहे हैं, और जो फोर्स है वही इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, यानी उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे एक, अगर हम इलेक्ट्रॉन को अपना फ्रेम बना ले तो उसके बाहर में उसको फोर्स दिखेगा मुझे mv²/r, जिसको बोला गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बोला गया है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो कोलम्बिक फोर्स है, ये इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर हम स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग सोच चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सोचेंगे, हम बोलेंगे कि आपका कोलम्बिक फोर्स का अट्रैक्शन जो है, यानी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वही उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप सोच सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग आगे ड्राइवेशन में कुछ ना कुछ इसमें हेल्प लेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा, तो ध्यान देना, बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता है, ठीक है। आपका रदरफोर्ड में बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए थे, बट आपका बोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम, यानी एम बी आर, ठीक है, इन विच एंगुलर मोमेंटम यानी एम बी आर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो बोला गया है कि आपका इलेक्ट्रॉन उसी रेडियस में घूमेगा, यानी उसी रेडियस में सर्कुलर मोशन करने वाला है जिस रेडियस में एम बी आर का वैल्यू, यानी एम बी इंटू आर का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होगा, यानी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसी ऑर्बिट में आपका, यानी उसी रेडियस में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो h/2π है, h/2π कब लिख सकते हो, इस तरीके से, यानी h को लिख के ऐसे एक लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ पे h/2π को h पे लाइन खींचा हुआ दिख रहा है आपको, वही बताया हुआ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो n है पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा इन जाएगा टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा, जाएगा टिल इन्फिनिटी तक। h है प्लैंक कांस्टेंट,
इसका वैल्यू क्या होता है? तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू ऐसा होता है, ठीक। अब यहाँ पाई क्या है, तो पाई कांस्टेंट, इसका वैल्यू कहता है कितना होता है, 22/7 बोल सकते हो आप, या आप लिख सकते हो 3.14, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एलो मोमेंटम का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, तो या तो h/2 होगा, या तो 2h/2 होगा, या तो 3h/2 होगा, नहीं h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल जो हो सकता है पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन पॉसिबल है क्या, यानी बोलेंगे 1.5 इंटू h/2, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले हैं, एलो मोमेंटम जो है वो बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, फ्रैक्शन वाला नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये था बोर्स का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है, तो हम लोग क्या समझे थे कि रदरफोर्ड में हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल में उसका डिमेरिट क्या था। तो रदरफोर्ड का डिमेरिट ये था कि वो इससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन करने के बाद अपने एनर्जी को लूज क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का डिमेरिट क्या था, तो हम लोग पढ़े थे मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब वो मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लूज करना चाहिए। इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शुड लूज इट्स एनर्जी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है। वैसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको आप रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यानी सर्कुलर मोशन के ड्यूरिंग में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना चाहिए था, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बोला क्या गया है, तो उसका अभी इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए बोर्स क्या बोला, कि बोर्स ये बात बोला, तो बोर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि आपका इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे इसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और उस ऑर्बिट को हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। तो बोर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा कोई कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। बस बोर्स ये बोल दिया कि हम स्टेशनरी ऑर्बिट एक डिफाइन कर रहे हैं, यानी एक ऐसा ऑर्बिट हम डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो अपने एनर्जी को लूज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बट इसका रीजन क्या है ये बता नहीं पाए, ठीक है। बस एक ऑर्बिट को डिफाइन कर दिया गया, यानी जो ऑर्बिट से जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उन ऑर्बिट को एक नाम दे दिया गया, और नाम क्या दे दिएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों रखा गया, क्योंकि इन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लूज नहीं करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन लूज नहीं होता है, ठीक है। तो जो बोर्स थे उन्हें सिंपली बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जहाँ भी मूव कर रहा है और एनर्जी को लूज नहीं कर रहा, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों ऐसा होता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। ये था आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फिफ्थ पॉइंट है ध्यान देना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हर ऑर्बिट है, ठीक है, उसका अपना एक डिफरेंट एनर्जी होगा, उसका अपना एक डिफरेंट एनर्जी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो अगर आपको पता होगा तो ध्यान देना। यहाँ हमारे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो इस न्यूक्लियस के अबाउट में आपका बहुत सारा ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑर्बिट का नंबर कहाँ से हो सकता है, तो ऑर्बिट नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉसिबल है, यानी ऑर्बिट जो है उसका नंबर इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्बिट आगे बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, जब तक एन हो जाए इनफाइनाइट। अब ध्यान देना, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर आप आगे बढ़ता है आपका जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ जो ऑर्बिट है वो भी इंक्रीज करता है, यानी जितना आप ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करोगे उसका एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एनर्जी ऑफ जो ऑर्बिट होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू होता है ऑर्बिट नंबर,
तो जिसका ऑर्बिट नंबर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, जिसका ऑर्बिट नंबर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या बोलेंगे हम लोग, हाई बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना। तो 6 नंबर में क्या बोला गया, तो 6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ध्यान देना। तो बोला गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने लोअर लेवल से, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 लेवल में अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होगा और तो बोला गया कि जब फोटोन होता है ना, ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से यहाँ से ऊपर जंप करेगा, यानी अपने लो से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी लेवल में अगर जंप करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एनर्जी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी यहाँ पे हाई से लो में अगर यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल जंप करेगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है, एनर्जी इमिट होगा। ठीक है, एनर्जी का इमिशन होता है, यानी बोलते हैं एनर्जी इमिट हो रहा है। तो ध्यान ना, बोला गया है एनर्जी का इमिशन या अब्जॉर्प्शन जो होता है इन फॉर्म ऑफ जो होगा फोटोन होगा। जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब होगा या तो इमिट होगा, वो होगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो जो भी आपका एनर्जी अब्जॉर्ब हो या इमिट होने वाला हो वो होगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन होगा। ठीक, अब पॉइंट ये बोला गया है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जंप करेगा या हाई से लो में जंप करेगा, तो एनर्जी इमिट करेगा, इमिट जो करेगा वो इन फॉर्म ऑफ फोटोन करने वाला है। इसका मतलब है इसके बीच का जो एनर्जी गैप होगा, इसको डेल्टा ई हम बोलते रहे हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन इसके बीच में अगर ऑपरेट करेगा, तो सिस्टम इस एनर्जी गैप का, यानी इस एनर्जी की गैप के इक्विवेलेंट का फोटोन या तो इमिट करेगा या तो अब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सा बात है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस दो लेवल के बीच में जंप कर रहा है या ऊपर या नीचे, तो एनर्जी गैप का वैल्यू को हम डेल्टा ई बोल रहे हैं। इस केस में आपका जो फोटोन अब्जॉर्ब होगा या तो इमिट होगा, उसका जो एनर्जी होगा इस डेल्टा ई के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा ई यानी जो एनर्जी का गैप है इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, एच न्यू लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक, तो जब भी आपको लोअर से हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, और जब हायर से लोअर में जब जंप होगा तो एनर्जी क्या होगा, इमिट करेगा। ठीक, ये ध्यान देना, एनर्जी इमिट कब करेगा और एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलो आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका है, तो हम आगे मूव करते हैं इसका एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ बोस मॉडल, तो ध्यान देना हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोस मॉडल किसके लिए वैलिड होता है जी, तो पता होना चाहिए बोस मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी आपके सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपके सिस्टम में सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी आपके सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में प्रोटॉन कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम सिस्टम में जूम कर रहे हैं जहाँ पे मेरे पास क्या है, जेड प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है। ठीक है, और बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको पता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सेम होता है, तो पी और ई को हम बराबर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, पर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों में क्या होगा, सेम रहेगा। दोनों में क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ इसको हम चार्ज Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं।
इनके पीछे रेडियस क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, Q1 Q2 का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के जेड ई, ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज, इंटू ई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है कि यहाँ पे अगर आपका सिस्टम में जेड प्रोटॉन होगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसका जो फोर्स का वैल्यू होगा उसको बोल सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसमें पुट करेंगे वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, तो के का वैल्यू होता है 9×10⁹। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बोला क्या गया है कि आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, तो बोला क्या गया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आपस में क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, तो इसके लिए होगा mv स्क्वायर बाई आर, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल और इसका जो कोलम्बिक फोर्स है, इसका जो कोलम्बिक फोर्स का वैल्यू कितना रहा है, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर रहेगा। तो आपस में जब बराबर करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, और आपको पता है कि एम पी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई टू पाई होता है। एम पी आर इक्वल टू क्या हुआ, एन एच बाई टू पाई होता है। यहाँ से आप जो एम आर है, ठीक है, यहाँ से ऐसा कर लेना, इसमें से ऐसा कर ले कि एम आर जो नीचे लिखा हो उसको आप लेफ्ट ले, तो क्या हो जाएगा, एम आर भी और भी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे जो आपको एम आर भी आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा एन एच बाई टू पाई, ये हो जाएगा एन एच बाई टू पाई। पुट कर दे, तो यहाँ से अल्टीमेटली आपका जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ ध्यान, यहाँ जो आपका जो आर है, यहाँ पे एक और चीज चेंज होगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं हम लोग, इसको पुट करोगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहाँ पे इसको वेलोसिटी के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुट कर दोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, एक्सप्रेशन ऐसा होगा, यहाँ से आपका आर निकल जाएगा, तो आपका जो रेडियस का जो फॉर्मूला है निकल के आ जाएगा, इतना एक फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूला में ध्यान, इस फॉर्मूला में फोकस करोगे तो कुछ कांस्टेंट होगा और कुछ वेरिएबल होगा। इस फॉर्मूले में आपका जो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल आपका एन है, और क्या है, तो और आपका वेरिएबल जेड है, बाकी 4 पाई एम ई ये सब क्या कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वेरिएबल बस एन है और जेड है। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, बाकी सारे वैल्यूज को पुट कर दो, यानी पाई एच एम के ई को पुट कर देंगे, तो अल्टीमेटली वैल्यू आके निकल के आता है ऐसा 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर आता है वैल्यू। ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसा होगा। अब ध्यान देना, इसको चेंज करो एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में ऐसा कुछ आ जाएगा 0.529, यानी आपका जो रेडियस का फॉर्मूला फाइनल निकल के आ रहा है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आर एन मतलब nth ऑर्बिट का रेडियस ये होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे n क्या है, इसमें n होता है ऑर्बिट नंबर, एज ऑर्बिट नंबर जिस ऑर्बिट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं, हम आयन का बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, 0.529 क्या है, तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दे n को 1 पुट कर दे और z को 1 पुट कर दे, n1 z1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, z1 का मतलब हाइड्रोजन और n1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो n1 z1 का मतलब होगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। जब वैल्यू एन और जेड को 1 पुट करें तो क्या होगा, आपका जो R1 होगा यानी हाइड्रोजन का जो पहला फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा उसका वैल्यू होगा 0.529। ठीक है, तो 0.529 क्या होता है, आपके हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको समटाइम हम बोलते हैं ए नोट बोलते हैं, इसको हम ए नोट बोल देंगे, यानी आपको जो आर एन रहेगा तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, यहाँ पे ए नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम लोग पहला फॉर्मूला निकाल लिए रेडियस का, फर्स्ट वन निकाल दिया अपना रेडियस का, तो रेडियस का फॉर्मूला को याद होना चाहिए। सेकेंड था मेरा वाला पॉइंट करते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हो ध्यान दोगे, चूंकि कोलम्बिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है तो हम क्या पूछते हैं, के जेड ई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर होगा। तो ऐसे वेलोसिटी इक्वल टू ये लिख सकते हैं, और आपको पता है कि एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। यहाँ से वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो निकल के आ जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच होगा। इसमें अगर वेरिएबल कौन कौन है, इसमें वेरिएबल है आपका जेड है और एन है, बाकी सारे चीज़ कांस्टेंट है। तो बाकी सारे वैल्यू जो पुट कर लो तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका जो वेलोसिटी इक्वल टू होता है c बाई 137। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 137 इंटू जेड बाई एन, इंटू जेड बाई एन। सी यहाँ होता है स्पीड ऑफ लाइट, बात समझ में आ रहा है, इतना मीटर पर सेकंड से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है किसी भी ऑर्बिट में। ठीक है, तो जो स्पीड होगा, जितना आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतना स्पीड हाई होगा। तो कहीं कि स्पीड जो होगा वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी आपके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो स्पीड होगा वो उस एटम के एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके ऑर्बिट नंबर से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का पहला रिलेशन क्लियर है। c बाई 137 को जब तुम सॉल्व करो तो आ जाएगा 2.18। ठीक है, तो यह जाएगा हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6। ठीक है, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो बच्चों ध्यान देना, तो ये तो फॉर्मूला हो गया जेट। कभी कभी आपको डिपेंडेंसी याद होना चाहिए कम से कम। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, सम कांस्टेंट सी या सी नोट बोल दो इंटू जेड बाई एन, इतना कम से कम आप याद रखोगे। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, अगला जो हम लोग को फोकस करना बच्चे लोग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हम लोग को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक, ध्यान देना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना आपका जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है, यानी हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी का, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। अब ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी को लिखना तो आसान होता है, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान रखना, अगर दो चार्ज Q1 Q2 है, दो चार्ज Q1 Q2 है, उसके डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है, इनके बीच का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 बाई आर होता है, बाई आर होता है। ठीक है, फोर्स होता तो आर स्क्वायर लिखते हैं, और एनर्जी का बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर। ठीक है,
तो दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर। आपको ध्यान देना, आपका यहाँ पे जो ऑर्बिट मूव कर रहा था यहाँ पे जेड प्रोटॉन था, अब बाहर में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो सिंपल होगा कि Q1 Q2 बाई आर होगा। और यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या है? तो Q1 का वैल्यू जेड ई है और Q2 का वैल्यू क्या ई है। और दोनों के बीच में चूंकि साइन उल्टा है, चार्ज का साइन उल्टा है, तो वहाँ एनर्जी में एक माइनस साइन आ जाएगा, एनर्जी में एक माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी, और K1 Q2 बाई आर में अब Q1 को पुट करो जेड ई और ई को पुट करो माइनस ई, तो अल्टीमेटली आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बार हो जाएगा। ठीक है, होता ना। तो ये हम लोग निकाले पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर जो होता है, ये हाफ एम बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? आपको पता है कि एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू था के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच में देखोगे तो आर आर कैंसिल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या है? अल्टीमेटली अपने पास है एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? के जेड ई स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? सेकंड साइड पे क्या होगा? हाफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, उसको दे सकते हैं के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। पास में आए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, तो आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक आर बचेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा। ठीक है, तो आप एनर्जी को लिख सकते हो के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। और पोटेंशियल क्या है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बार। दोनों को आप ऐड करने से कितना आ रहा है? नेगेटिव आंसर आएगा। तो माइनस आंसर आना भी था क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी अट्रैक्शन होगा सिस्टम में तो एनर्जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एनर्जी साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एनर्जी का साइन आ चुका है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम आर का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। आर का वैल्यू पुट करने पे आपका एनर्जी जो का वैल्यू ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, अब इस एनर्जी के वैल्यू में जो कांस्टेंट उसके वैल्यू को पुट करो, तो कांस्टेंट जो वैल्यू को पुट करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगा। तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है? तो एनर्जी वैल्यू बोला गया है माइनस 2.1 इंटू टेन पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम होगा। आपका यूनिट को ध्यान देना है। तो 2.18 इंटू टेन पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक, अब इसी को हम चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अगर इसी एनर्जी को हम लिखते हैं पर एटम से आगे हम लिखते हैं अगर पर एक मोल के लिए, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट को लिख सकते हो माइनस 3.312 किलो जूल जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पर मोल। ठीक है, एक मोल के लिए वैल्यू को ऐसा ले सकते हो, एक मोल के लिए आप वैल्यू को ले सकते हो -1312 किलो जूल इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पर मोल। तो एनर्जी का ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये तीनों को याद होना चाहिए। जूल पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और आपका किलो जूल पर मोल में। एनर्जी क्या था? तो -1312 किलो जूल पर मोल, यार यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, फिर अब चलो आप लोग का एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये रहा आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन। होता है ना, आप लोग कुछ पॉइंट्स और पता होना चाहिए।
जैसे मान ले आप लोग वेलोसिटी निकाल दिए हो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना निकला था जी, c/137 z/n निकला था, ठीक। अब वेलोसिटी जब निकल चुका है तो ध्यान ना, एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2πr ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन का जो सर्कमफरेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका पेरीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, ये होगा आपका टाइम पीरियड, ध्यान ना। तो चूंकि रेडियस और वेलोसिटी दोनों क्या होता है, तो रेडियस होता है सम कांस्टेंट a नॉट इनटू n स्क्वायर बाई z होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है बेसिकली सम कांस्टेंट c इनटू इनटू z/n होता है, z/n होता है। अब इस कांस्टेंट को पुट करो तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड सम कांस्टेंट c1 होगा इनटू n³ हो जाएगा बाई z स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो का डिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंस क्या होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड प्रोपोर्शन टू n³ n इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड का डिपेंडेंस। अब ना 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, जब फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस रिवर्स हो जाएगा तो जेड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और एन स्क्वायर के इनवर्सली n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इससे सब फ्रीक्वेंसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी फ्रीक्वेंसी का जो आपका एक्चुअल डिपेंडेंस है एन और जेड पे वो आपको मिल गया, यानी जेड स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा और एन स्क्वायर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो आप लोग टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस आप लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं। अब गौर करने वाला बात समझो ध्यान से आप लोग, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो पहले जो कुछ फॉर्मूला सब निकाले हैं उसका डिपेंडेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो फॉर्मूला सब जो है सम अप कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। सम अप कर लेते हैं मतलब क्या है, तो पहले आप निकाले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये क्या निकला, तो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, सम कांस्टेंट a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो भी निकला है c/137 z/n, इसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट c इंटू z/n लिख सकते हैं हम लोग, c नॉट लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सम कांस्टेंट c नॉट इंटू z/n, यहाँ सब का टाइम पीरियड का निकला क्या फॉर्म, क्या डिपेंडेंस है, तो सम कांस्टेंट c1 इक्वल टू n³, ठीक है, n³ बाई जेड स्क्वायर। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का निकला क्या, उल्टा हो जाएगा, सम कांस्टेंट c2 इंटू जेड स्क्वायर बाई n³, ठीक है। इसका हम लोग को निकाले एनर्जी का, एनर्जी का वैल्यू क्या था, तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, और साथ में यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं लोग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और साथ में मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3312 किलो जूल पर मोल इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये इसको लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान देना, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग निकालना सीख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं इसको kZe² बाई 2r से,
तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपका रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली आपका जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है उसका भी तो -kz/(-kz(e)² लिख सकते हैं। यानी पोटेंशियल जो है -1/r के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, kz(e)² है। ठीक है, kz(e)² है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वही -1/r के रिलेटिव प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान ना, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा। लिंक क्या दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका और टोटल एनर्जी में रिलेशन दिख रहा होगा। ये मतलब है टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी। तो रिलेशन क्या दिख रहा है, ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ए मानते हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगा, -a होगा। क्या होगा, -a होगा। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल रिलेशन क्या बस नेगेटिव का है। और ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल का वैल्यू होगा -2 है। यानी काइनेटिक एनर्जी का जस्ट नेगेटिव में डबल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मानते हैं ए मानते हैं तो टोटल एनर्जी होगा -a और पोटेंशियल एनर्जी होगा -2a। ठीक। इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी जो है आपके टोटल एनर्जी का जस्ट नेगेटिव है। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल ऑफ क्या है, टोटल एनर्जी, डबल ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर -a होगा तो डबल कितना होगा, -2a होगा। आपका टोटल एनर्जी क्या है, -2a है। क्या है, -2a है। ठीक है।